आप सभी का सक्सेस मंत्रा पर। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी के प्रश्न जो कि आपके पीवाईक्यू पर आधारित रहने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए रहने वाली है। तो आइए आप देखते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। कल हमने 25 प्रश्न कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 25 के बाद जो है हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और जहां पर भी आपका कोई डाउट रहता है तो उसको हम क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे, कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लोकोक्ति को पूछा गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे, कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी कि आप क्या है, यहाँ पर कोई कार्य करने आए थे लेकिन कुछ और करने लग गए, है ना। पढ़ने आए थे लेकिन कुछ और करने लग गए, फ्रेंड से बातें करने लग गए। तो यहाँ पर इसका अर्थात ये है, तो साधु की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लग जाना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। अभी मैंने आपको अर्थात समझाया कि आप आए थे पढ़ने के लिए लेकिन कार्य कोई और करने लग गए, यानी कि आप जो है वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग गए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे क्या है। मैं विश्वास नहीं करता हूं बल्कि वास्तविक गुणों का पक्षपाती हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। अदृश्य, आडंबर, रंग रोगन, तड़क भड़क। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। मैं खालिस्तान में विश्वास नहीं करता हूँ। किसमें विश्वास नहीं करता हूँ, इसके वास्तविक गुणों के बारे में जो है आपको बताना है। ये किस चीज के जो है गुणों के पक्षपाती रहे हैं, अदृश्य के, आडंबर के, रंग रोगन के या फिर तड़क भड़क के। बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए ये किस चीज के पक्षपाती थे, आडंबर के। किस चीज के, आडंबर के, यानी कि दिखावे के पक्षपाती थे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। शब्दों को उनके समास जो है सुमेलित करना है। वनवास, दान पुण्य, त्रिनेत्र, यथाविधि, क्रोधागिनी। तो बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा समास जो है होना चाहिए इनमें। यहाँ पर आपको इनके साथ जो है मिलान करना है, इनके साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो वनवास, वन में वास, क्या होगा इसका, वन में वास। तो में क्या है, यहाँ पर कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह कहाँ पर आता है आपका, तत्पुरुष समास के साथ आता है। तो एक का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दान पुण्य, दान पुण्य, दान और पुण्य, यह किसमें आता है आपका, द्वंद्व समास में आता है, द्वंद्व समास में आता है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके थे, शिव भगवान जी के। तीसरा अर्थ जब निकल कर आता है तो वो आपका किसमें आ जाता है, बहुव्रीहि समास में आ जाता है। फिर है यथाविधि, यथाविधि, यथा जहां पर आ जाए तो वो किसमें होता है, अव्यय भाव समास में होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, है ना, कि यथा जहां पर होगा वो अव्यय भाव समास में होता है। फिर है आपका क्रोधागिनी, तो ये आपका किसमें आएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पहले का है 5। ठीक है, तो पहले का 5 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनना है आपको। रूपांतरण, रूपांतरण, इसका संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको चुनना है। बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए रूप प्लस में अंतरण, तो यहाँ पर अ प्लस में अ, ठीक है, बनकर क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, तो ये किसमें आता है आपका, दीर्घ स्वर संधि में। किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। तो रूपांतरण जो है बन जाएगा, रूप प्लस में अंतरण, रूपांतरण बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। देखिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट रहती है तो कमेंट जरूर करें ताकि आपका डाउट जो है क्लियर किया जा सके। ठीक है, और सभी स्टूडेंट
क्लास में आते ही एक बार क्लास को शेयर जरूर किया करें ताकि सभी अवगत हो पाए कि हमारी क्लास जो है हिंदी को लेकर स्टार्ट हो चुकी है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या है। देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित का एक शब्द बताइए। देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित का एक शब्द जो है बताना है। ठीक है, यहाँ पर रेखांकित क्या होगा आपका? घूमने वाले। ठीक है, तो ये यात्री, भीड़, पर्यटक, घुमक्कड़, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? पर्यटक, जो यहाँ पर घूमने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई जो है देश विदेश में कोई घूमने जाता है तो वहां पर घूमने वाले के लिए क्या यूज होता है? पर्यटक यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर। अक्षमा का अर्थ माफी होता है ना? अक्षमा का अर्थ जो है माफी होता है, और क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है? एक तो माफी है और क्या होता है ये आपको बताना है। पृथ्वी होता है, बादल होता है, जोड़ होता है, या फिर अमृत होता है? तो बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अक्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अन्य अर्थ आपका पृथ्वी कहलाता है। अन्य अर्थ पृथ्वी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सभी को इतनी बात? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर। प्रसाद और प्रासाद, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा, प्रसाद नहीं है, पहले प्रसाद है और फिर प्रासाद है। युगम का सही अर्थ कौन सा है? युगम का सही अर्थ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रसाद क्या होता है? कृपा होता है ना? प्रसाद क्या होता है? कृपा होता है, भगवान द्वारा की गई कृपा, है ना? तो वो आपका कृपा होता है। तो कृपा आपका जो है ए में भी है, बी में भी है, तो बी और सी को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, बी और सी को आप क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद तो आपका कृपा है, प्रसाद तो आपका कृपा है, लेकिन प्रासाद इसका अर्थ क्या होता है? देखिए ये जो है ना आपके श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं। कौन से हैं? श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रसाद का होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रासाद का अर्थ होता है महल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये किसकी रचना है आपकी? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोशुआ कैटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। तो बताइएगा यहाँ पर प्रथम विद्वान कौन थे? प्रथम विद्वान कौन थे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? जोशुआ कैटलर थे। जोशुआ कैटलर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है इतनी बात? आइएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन थे? फ्रैंक ई के थे, मैक मूलर थे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे, या फिर रामचंद्र शुक्ल थे? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यहाँ पर ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन थे? फ्रैंक ई के थे। कौन थे? फ्रैंक ई के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर बढ़ते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी? ये एक भाषा है अवहट्ट भाषा, इसमें रचना की गई थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, अब्दुल रहमान ने की थी,
तत्वबंध ने की थी या फिर मंजन के द्वारा की गई थी? तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अवहट भाषा में रचना की है, तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल रहमान के द्वारा की गई थी। अब्दुल रहमान के द्वारा की गई थी, और इनकी किताब का नाम क्या था? संदेश रासक। क्या था? संदेश रासक। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, संदेश रासक। ठीक है, संदेश रासक इनकी बुक का नाम था। ठीक है, और इस पुस्तक को जो है अवहट भाषा में रचित किया गया था। अवहट भाषा में जो है इसको रचित किया गया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी व्याकरण का जो है प्रथम कवि कहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है इन्हें। व्याकरण का नहीं, हिंदी का जो है प्रथम कवि कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब्दुल रहमान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की है, नंददास की है, कृष्णदास की है, परमानंद दास की है? तो बताइएगा, ये जो पंक्ति दी गई है ये किस कवि की है? ये जो पंक्ति दी गई है ये किस कवि की है? ये आपकी किसकी है? सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव के, मतीराम के, कबीर के या फिर भूषण के? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका भूषण। किसके यहाँ पर जो है रहे थे? भूषण के। ठीक है, इस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला से, ये आपके भूषण के थे। ठीक है जी, तो ये वीर रस के कवि जो है माने जाते हैं, और इन्होंने यहाँ पर लक्षण ग्रंथ भी जो है रखे थे, जैसे कि छत्रसाल दशक हो गया आपका, शिवा बावनी हो गया, और शिवराज भूषण हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, रत्नाकर ने या फिर नवीन ने? तो पुष्प की अभिलाषा ये जो है आपकी प्रसिद्ध कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। पुष्प की इच्छा यहाँ पर क्या थी? मुझे तोड़ लेना। क्या कहा था? कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, और उस पद पर देना फैल, और जिस पद पर क्या है जाएं वीर अनेक। इस तरह से जो है ये कविता थी कि यहाँ पर जो है मुझे तोड़कर उस जगह पर रखना जहां से अनेक वीर जो है गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इस कविता के जो है लेखक कौन है। ठीक है, इस कविता के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, रत्नाकर हैं या फिर नवीन हैं? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई थी? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में हेमंत रंगनी के लिए। ठीक है, हेमंत रंगनी जो है इनके लिए जो है मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से? तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? किस सम्मान के लिए जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया था? तो यहाँ पर इन्हें भारत भारती सम्मान से जो है विभूषित किया गया था। भारत भारती सम्मान के लिए इन्हें विभूषित किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है?
झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, ऊँट की रात, कफन या फिर ज्योति? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 के लिए राइट आंसर क्या होगा। किस कहानी के पात्र थे ये? पूस की रात के। किसके थे? पूस की रात के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। डॉक्टर नरेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? डॉक्टर नरेंद्र ने एक पुस्तक लिखी थी तो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई थी, तो वो कौन सी थी ये आपको बताना है। आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका? तो बताइएगा 42 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो डॉक्टर नरेंद्र की कौन सी पुस्तक थी ये? आपकी रस सिद्धांत। कौन सी थी? रस सिद्धांत। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रस सूत्र, यहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध रस सूत्र था, वानुभाव्य विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं भृतहरि, रुद्रट, भरत मुनि या फिर दंडी? तो बताइएगा यहाँ पर प्रसिद्ध रस सूत्र है आपका विभावानुभव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन से हैं? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। इस सूत्र में जो है कवि ने क्या कहा है? विभाग, है ना, क्या कहा है? विभाग, अनुभव और व्याभाचारी। विभाग, अनुभव और व्याभाचारी, इसके तीनों के जो है सहयोग से इस सूत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस सूत्र से जो है उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में बताना है कि इसके प्रतिपादक जो हैं कौन थे। और इस रस सूत्र भरत मुनि ने जो है यहाँ पर नाट्य शास्त्र में दिया था। इस रस सूत्र को भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दिया था, जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? संस्कृत में हुई थी। जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? संस्कृत में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? भरत मुनि। अभी मैंने बताया ना कि भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र में इसको जो है दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? अभी अभी आपने क्या पढ़ा 43 में, है ना, कि भरत मुनि ने रस सूत्र कहां पर दिया था? नाट्य शास्त्र में दिया था। तो अपने आप रिलेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन कहलाते हैं? भरत मुनि कहलाते हैं। भरत मुनि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चनों को गहराई में जो है समझा करो, सभी ऑप्शन को समझा करो, तो आपको रिलेट होते हुए क्वेश्चन भी काफी दिखाई देंगे। तो आप वहां पर एक नंबर से रिलेट नहीं होंगे, सभी नंबर आपके पास होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त का, भट्ट नायक का, भट्ट लोर्दक का या फिर भरत मुनि का? तो बताइएगा उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद किस आचार्य का मत है? किस आचार्य का मत है ये आपको बताना है। किसका है? आपका भट्ट लोर्दक का। भट्ट लोर्दक का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46 पर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। पर छन्न रोग है, पर कट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? रस की पहचान करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें जो है क्या भावना प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, कि इसमें क्या भावना आपकी प्रदर्शित हो रही है? क्या प्यार भावना कोई प्रदर्शित हो रही है? क्या आपका प्यार भावना प्रदर्शित हो रही है? आप कहेंगे नहीं, है ना। क्या भक्ति प्रदर्शित हो रही है? कहीं पर राम राम कृष्ण भगवान जी, है ना, कहीं पे ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आपका करुणा यानी कि कोई करुण यानी कि आपका कोई दुख यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, कोई लोभ आपको या फिर कोई शोक लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। फिर है आपका शांत, है ना, शांत रस। शांत रस जहां पे जो है कोई भावना आपकी निर्देश भाव प्रयोग हो रहा है, कोई भावना जो है इस तरह की प्रयोग नहीं हो रही है, सिर्फ निर्देश भाव हमें जो है मिल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? शांत रस प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामती देखो। इसमें काव्य का कौन सा दोष है? इसमें काव्य का कौन सा दोष है ये आपको बताना है। शब्द दोष है, रस दोष है, अर्थ दोष है, या फिर कोई भी नहीं। तो बताएंगे 47 का राइट आंसर क्या होगा। 47 का राइट आंसर क्या होगा? पांडव की प्रतिमा सब देखो, अर्जुन भीम महामती देखो। इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें कौन सा दोष है आपका? शब्द दोष है। ठीक है जी, इसमें कौन सा दोष है आपका? शब्द दोष है। देखो नहीं देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? शब्द दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। करते अभिषेक प्रयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है, या फिर गीतिका है? तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, करते आपका ये भी एक मात्रा है, ये एक है, ये आपका दो है। ठीक है, फिर आपका अभिषेक आ जाता है। ठीक है, ये एक है, ये दो है, एक एक है, फिर आपका एक है, दो है, एक है, और यहाँ पर आपका दो है। ठीक है, तो आप गिनेंगे कितना हो जाएगा? 3 4 6 7 8 9 तो 11 13 2 15। ठीक है, यही होना चाहिए ना। अच्छा, अभिषेक यहाँ पर दो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दो होगा, तो ये क्या हो गया आपका? 15 हो गया। यहाँ पर आपका एक होगा, एक होगा, एक होगा, दो होगा, सॉरी दो होगा, एक एक दो, एक दो। ठीक है, 3 5 6 7 2 9 9 और आपका ये 4 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 15 13 15 13 15 13 15 13। ठीक है जी, तो जहां पर 15 13 15 13 होता है तो वो आपका क्या होता है? अर्ध संभाविक होता है। ठीक है, अर्ध संभाविक होता है, किसमें आता है? उल्लाला में आता है। किसमें आता है? उल्लाला में आता है, जहां पर आपका 15 13 15 13 का भाव बनता है। ठीक है जी, 15 13 15 13 का बनता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो दोहा, दोहा में क्या होता है? 13 11 13 11 बनता है। दोहा में आपका क्या बनता है? 13 11 13 11 बनता है। ठीक है जी, और आपका यहाँ पर चौपाई में कितना बनता है? 16 16 16 बनता है। चौपाई में आपका 16 16 बनता है। ठीक है, गीतिका में आपका 26 26 बनता है। गीतिका में आपका 26 26 बनता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उलाला में 15 13 15 13, दोहा में आपका 13 11 13 11, चौपाई में आपका 16 16 और गीतिका में आपका 26 26 बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? नंबर सी हो गया, कि 15 13 का बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में, विरह भुगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोग न जीवे, जीवे तो बोरा होई। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है? तो बताएंगे 49 का राइट आंसर क्या होगा। 49 का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वियोग दिया हुआ है, यानी कि दूरी से रिलेट करता है ना। वियोग जो है दूरी से रिलेट करता है, जो आपको क्या लग रही है? काफी एक तलवार की तरह लग रही है, यानी कि जो वियोग है ना, हमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक तलवार की भांति हमें क्या है? चुभन हो रही है। तो उपमेय उपमान में कोई अंतर ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, विरह और बुधम, उपमेय में कोई अंतर ही प्रदर्शित जो है नहीं हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या है इसकी बात? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है, अर्थ से, भाव से, लिपि से, या फिर अक्षर से। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन को समझे, जहां पर भी आपको डाउट रहता है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हम जो है टॉपिक वाइज भी क्लियर करेंगे सभी। तो अभी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर भी जो है हमें रिलेट कर सकते हैं। और
कमेंट बॉक्स में भी आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका जो है प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। ठीक है जी, चलिए। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। अर्थ, भाव, लिपि या फिर अक्षर। तो बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिपि। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 51। हिंदी शब्द मूलतः किसका है, भोजपुरी का, फारसी का, मगही का या फिर बुंदेली का। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 51 का राइट आंसर क्या होगा, हिंदी शब्द मूलतः जो है लिया गया है, भोजपुरी से, फारसी से, मगही से या फिर बुंदेली से। तो ये कहाँ से लिया गया है, फारसी से लिया गया है, फारसी से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है, दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में। तो 52 का आंसर आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ी जो है कहाँ पर बोली जाती है। तो ये कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए 53 देखिए क्या है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, जादो बाटी नहीं है, डांगी नहीं है, सिपाड़ी नहीं है या फिर सिक्करवाड़ी नहीं है। तो बताइएगा ब्रज भाषा का स्थानीय रूप कौन सा नहीं है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए। नहीं के लिए पूछ रहा है, नोट के लिए पूछ रहा है, उसको फोकस करते हुए आपको एक गलत वाला इनमें बताना है। क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना, फोकस किया करो कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो नहीं जब पूछता है तो या तो अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं हो पाता एग्जाम में, जो है फोकस ही नहीं हो पाता कि नहीं के लिए पूछ रहा है, तो वो आपका गलत हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सिपाड़ी। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप क्या नहीं है, सिपाड़ी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा या फिर पाली भाषा। तो बताएंगे जल्दी से 54 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, अपभ्रंश भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ है, ध्वनि है, आ है, ई है, ऊ है या फिर ओ है। तो बताएंगे यहाँ पर क्या है, कंठोष्ठ है ध्वनि। यहाँ पे वर्णों का उच्चारण आपको दिया गया है, वर्णों का उच्चारण स्थान दिया गया है। बताएंगे कंठोष्ठ है ध्वनि क्या कौन सी है, कंठोष्ठ है ध्वनि कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए आ क्या है आपका, यहाँ पर देखिए कंठ है, ई क्या है यहाँ पर आपका तालु है। फिर आपने देखा ऊ कहाँ पर है आपका, ओष्ठ है, ऊ क्या है, ओष्ठ है। फिर आपने ओ क्या है आपका कंठोष्ठ है। ठीक है, तो यही क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये उच्चारण स्थान जो है आप सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप जो है या तो इसका ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो वहां पर आप ज्वाइन करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 55 क्वेश्चन किए। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका कवर किया जा सके। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लर्नर जो है अवगत हो जाएं कि हमारी हिंदी की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और डेली जो है आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास में आते ही शेयर कर दिया करें, ताकि और लर्नर जो है कनेक्ट हो जाएं क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।